हेलो दोस्तों। आज हम लोग छैहर कहानी संग्रह के दो महत्वपूर्ण कहानी हम जियब कैसे और बुबा एगो कहानी कहें दे को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने छैहर कहानी संग्रह के दो महत्वपूर्ण कहानी को डिस्कस करा था। पहला कहानी था छैहर और दूसरा कहानी था बोनेकलोर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छैहर कहानी संग्रह के जो लेखक हैं उनका नाम है चितरंजन महतो चित्र, और इनका जन्म हुआ था 1946 को। ये आपको याद रखना है। कहानी पर चलेंगे। पहला कहानी है हम जियब कैसे, और इस पुस्तक का तीसरा नंबर का कहानी है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हम जियब कैसे ये कितने नंबर का कहानी है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में दे देगा पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा नंबर का कहानी है। तो सीरियल वाइज पढ़ते जाइए और याद रखते जाइए कि कौन सा नंबर का कहानी है। तो हम जियब कैसे छैहर जो पुस्तक है उसका तीसरा कहानी है। यह जो कहानी है आपका बेस्ड है किस पर? उग्रवाद की समस्या पर। ठीक है, तो कहानी का संक्षेप में हम इसका सार जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह कहानी जो है झारखंड में उग्रवाद और उग्रवाद प्रभावित गांवों की समस्या पर आधारित है। ठीक है, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। पहला है, देखिए, एक पात्र का नाम याद रखिए, महेश्वर। महेश्वर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी पार्वती के साथ 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए जाने का कार्यक्रम बनाता है। ठीक है, यानी दो पात्र का नाम याद रखना, एक है महेश्वर और उनकी पत्नी का नाम याद रखना है पार्वती। ठीक है, दोनों जो है कुटुंब घर जाने का जो है प्लान बनाता है कि 15-20 दिन के लिए कुटुंब हम जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। ठीक है, दोनों ने प्लान बना लिया और ये लोग जो है बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए थे, तो इसीलिए जो है इन्होंने प्लान बनाया था। बहुत दिनों से ये लोग सोच रहे थे कि कहीं बाहर कुटुंब के घर जाएंगे, 2-4 दिन जो है बिता के आएंगे और हाल समाचार भी जान लेंगे कि हमारे जो रिश्तेदारों का है किस तरीके से जो है उन लोगों का परिवार सब चल रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है ये दोनों जो है लुगु पहाड़ की तराई में बसे गांव मुरपा जाता है। यानी जिन रिश्तेदार के पास ये लोग जाते हैं, उस रिश्तेदार का घर कहाँ पर है? आपका मुरपा में है। और मुरपा कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, लुगु पहाड़ की तराई में बसा हुआ है। ठीक है, तो लुगु पहाड़ भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। झारखंड जीके में जो है हम लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करा है कि लुगु पहाड़ आखिर कहाँ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि लुगु पहाड़ है कहाँ पर। तो जहाँ उसके गोतिया तथा भतीजा रघुनाथ रहता है, तो किनके यहाँ जाता है ये दोनों? अपने भतीजा के यहाँ। भतीजा का नाम याद रखना है, रघुनाथ के वहाँ जाता है। तो महेश्वर अपने कार से इन लोग जाता है अपना मुरपा गांव में प्रवेश करता है। और जैसे ही मुरपा गांव प्रवेश करता है, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बच्चे लोग हैं, डर कर जो है भागने लगते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस कार से जो है पुलिस लोग आ रहे हैं और पुलिस लोग आके जो है हम लोगों को बिना मतलब का लाठीचार्ज करने लगेगा और गोली बरसाने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से जो डर था पुलिस के प्रति इन लोगों के जहन में बैठ गया था, क्योंकि माओवादी की समस्या जो है काफ़ी उन दिनों चल रही थी और पुलिस और माओवादी के बीच जो है मुठभेड़ लगातार जो है उसमें हो रहा था। तो गांव के जो कॉमन पीपल था उन लोगों को भी हमेशा पुलिस का डर बना रहता था कि अगर पुलिस आएगा तो डंडा से पीटने लगेगा, गोली वगैरह चलाने लगेगा और जो है हम लोगों की मृत्यु हो सकती है। जिस कारण से ये लोग जो है आपका महेश्वर की जैसे कार एंटर करता है गांव में, तो सारे लोग जो है डर कर भागने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बाद में रघुनाथ की पत्नी महेश्वर की आवाज़ पहचान लेती है। यानी जैसे ही घर में एंटर करते हुए महेश्वर जो है आवाज़ देता है कि घर में कोई है कि नहीं, तो आवाज़ सुनकर जो है रघुनाथ यानी उसका जो भतीजा है, उसका पत्नी जो है उनका आवाज़ पहचान लेती है कि अरे महेश्वर जी आए हुए हैं, तो थोड़ा उनको लेने के लिए जाती हूँ दरवाजे तक। ठीक है, तो उनको लेने के लिए उसको घर में जो है एंटर करवाती है। बाद में महेश्वर पूछने लगता है कि महेश्वर पूछता है अपना भतीजा से कि भतीजा देखो तो हम यहाँ गाँव में एंटर किए और सारा लोग जो है भागने लगा, ऐसा क्यों? तो वो सारा रीज़न बताते हैं कि ऐसा-ऐसा चीज़ है कि एमसीसी का प्रभाव वाला इलाका है और यहाँ दिन प्रतिदिन जो है आपका पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़ देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग जो है बड़ी जल्दी में डर जाते हैं। ठीक है, तो वे लोग घर आते हैं भतीजा के यहाँ और अच्छा खासा जो है इन लोगों का खातिरदारी किया जाता है और बोला जाता है खाना-वाना खा लीजिए, लेकिन इन लोग बोलते हैं खाना बनाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग अच्छा खा पी के आए हैं। ये सारा जो है जो सम्मान वगैरह दिया जाता है वो सब जो है इन लोगों को दिया जा रहा था।
फिर शाम होता है तो भतीजा बोलता है कि चलिए थोड़ा बहुत दारू पी के आते हैं कहीं वापस में, आस-पास में गाँव में चलते हैं थोड़ा दारू पी के। तो महेश्वर को जो है इसका भतीजा जो है दारू वगैरह पीने के लिए बाहर लेके जाता है। और किसके पास लेके जाता है ये आपका याद रखना है, एक महिला के घर ले जाता है चुनिया, ठीक है? चुनिया के पास ले जाता है, तो चुनिया जो है गाँव में काफ़ी मशहूर है दारू वगैरह बनाने के लिए, हड़िया वगैरह बनाने के लिए, तो इनके पास इनको ले जाता है। तो महेश्वर बोलता है कि हम तो नहीं पियब, हम तो नहीं पिएँगे, तुम पी लो। तो वो जो है पीने लगता है, उसका भतीजा पीने लगता है और महेश्वर जो है दारू नहीं पीता बल्कि बैठे रहता है और चुनिया को देखता है। तो चुनिया जो है काफ़ी एक दुखियारी औरत है, यानी दुःख में डूबा हुआ औरत है, ठीक है? तो महेश्वर जो है चुनिया के साथ बातचीत शुरू कर देता है, उसके बारे में हालचाल पूछने लगता है कि क्या है घर में, क कई गो बेटा छुआ है, कई गो बेटा है, ठीक है? और पूछने लगता है कि तुम्हारा पति कहाँ है? तो चुनिया अपना दुखियारी समझने लगता है कि मेरा पति जो है पुलिस की मुठभेड़ में जो है मारा जा चुका है, ठीक है? यानी पुलिस जो है उसका पति को माओवादी समझ के जो है उसको मार देता है। तो इस तरीके से चुनिया जो है अपना दुखियारा जो है महेश्वर के पास जो है आपका सुनाता है, ठीक है? तो किसी तरह से चुनिया फिर आगे कहती है कि किसी तरीके से हम जो है शराब जो है दारू शराब बेचकर जो है अपना जीवन गुज़र बसर करते हैं और बच्चों को पाल रहे हैं। फिर महेश्वर बोलता है कि अपना बच्चों को स्कूल वगैरह भेजो, पढ़ाई-लिखाई करेगी तो अच्छे से जो है आगे चलकर जो है नौकरी वगैरह ले पाएगी। तो चुनिया बोलती है कि किस तरह से हम पढ़ा-लिखा के पाएँगे, हम जो है डेली दिनचर्या के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और पढ़ा-लिखाने का खर्चा जो हम कहाँ से उठा पाएँगे। तो इस तरीके से जो चुनिया जैसे ही अपना जो दुखियारा जो है महेश्वर को सुनाता है, तो इस दौरान जो है चुनिया की आँखों में भी आँसू भी जो है बहने लगती है, ठीक है? तो यही चीज़ जो है यहाँ इस कहानी में जो है बताया गया है, ठीक है? तो इस कहानी में लेखक ने उग्रवाद की समस्या का बखान किया है, किंतु लेखक ने किसी प्रकार का जो है यहाँ पर समाधान नहीं दिया है कि आखिर उग्रवाद को किस तरीके से मिटाया जा सकता है। तो चलिए कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है, हामिन जियब कैसे कहानी कौन सामाजिका ऊपरे लिखल गयल है? यानी किस सामाजिक जो आपका तत्व है उस पर आपका फोकस है ये कहानी, ये आपका उग्रवाद पर फोकस है। चुनिया के मरद कैसे मरायल गेल हल? यानी किससे? तो पुलिस मुठभेड़े मर गया था चुनिया का जो मरद। रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगा है? तो गोतिया भतीजा लगता था। हामिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गयल है? कुछ समाधान जो है नहीं बताया गया था, तो कोई समाधान ना। अगला कहानी है, बुबा एगो कहानी कहें दें। बुबा एगो कहानी करते यानी जो बच्चे लोग हैं, गांव के बच्चे लोग अपने दादा दादी को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि जैसे आप लोग भी कभी बोले होंगे अपने दादा दादी को कि रात में सोएं कि दादा एगो कहानी कहें दे। तो यही सारा चीज़ जो है इस कहानी पर फोकस है कि किस तरीके से बच्चे जो है अपना नाना नानी से, दादा दादी से कहानी सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। तो कहानी का सार हम देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोक जीवन में दादा दादी, नाना नानी आदि बूढ़ों द्वारा अपने पोतों पोतियों को कहानी सुनाने की समृद्ध परंपरा रही है। यह कहानी उसी शैली में जो है लिखी गई है। पहला पात्र का यह नाम याद रखना है, गंगाराम, जो कि एक बूढ़ा अपने खलिहान में झोपड़ी कुटिया में रात के समय बच्चों को रोचक शैली में अंग्रेजी राजे रजवाड़ों का जमींदार और उनकी जीवन शैली की कहानी को कहता है, ठीक है? तो गंगाराम बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहता है कि किस तरीके से अंग्रेजी राज जो है यहाँ से टैक्स वसूला करता था और गांव के ज़मींदार से किस प्रकार से जो टैक्स वसूला जाता था। ज़मींदार किस तरीके से किसानों पर जो है कड़ा नियम लगाता था, ठीक है? ये सारा चीज़ जो है इस कहानी में व्याख्या किया गया है आपका गंगाराम के द्वारा, ठीक है? बच्चों को बताने के क्रम में। तो आगे कहते हैं कि ये जो नाम ये आप देख रहे हैं आपका दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी आपका, ठीक है? फागू मांझी, तीर्था मुंडा, ये लोग जो हैं ज़मींदार थे उस समय, इनकी कहानी को ये कहते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं वैसे, ठीक है? गंगाराम महातो का याद रखना है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के टाइम किस तरीके से जो टैक्स सिस्टम था, किस तरीके से उस समय जो है लोगों का जीवन बसर था और अंग्रेज़ों के साथ किस तरह का संपर्क था, खेती करने के से संबंधित, ये सारी चीज़ों को जो इस कहानी में जो है बताया गया है, ठीक है? तो उसी तरीके से लोग खाते-पीते थे, सामान्य रैयत जो अच्छे खाते-पीते लोग थे, उन्हें दारू, हड़ियाँ आदि नशाखोरी, दिखावा पसंद की बीमारी लग गई थी। इनके खेत-बाड़ी एक-एक बिकते गए और ये कंगाल हो गए। इस तरीके से बताया गया कि नशाखोरी और जो आपका दारू का क्या साइड इफ़ेक्ट है, लोग इसके चक्कर में जो है कंगाल भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और इस कहानी का संदेश यही है कि नशाखोरी वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है? और इसे आमदनी से
खर्चा रुपया वही चीज़ है ना, तो जितना आमदनी उतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वही चीज़ को बताया गया है इसमें। सो ई कहानी की संदेश है, तो अर्जन ले बेसी खर्च ना करो, जितना अर्ज है उससे बेसी खर्च नहीं करना चाहिए, सही है। बेसी सुख मौज और दिखावा ना करो, कि सुख और मौज के दिखावा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आँख मूंद के कोकरो नकल ना करे, कि आंखें मूंद कर किसी का नकल ना करे। तो ये सारा चीज़ का शिक्षा जो है इस कहानी में आपको मिल जाता है। अगला है कहानी कवैया बूढ़ा के की नाम हलोय। तो बूढ़ा का नाम क्या था जो कहानी कह रहा था, तो उसका नाम था गंगाराम। ठीक है। अगला प्रश्न ये आपका एक तरह से दिया गया, तेरह खरच मोद मास काम नाश डोड़ा पड़ल मकीन ऐठनी ना गेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये उस समय क्या था, एक लोकोक्ति था, तो इसी पर जो है बताया गया है। अगला है दीनानाथ भंडारी सहदेव चौधरी, ये लोग क्या कौन थे, इस कहानी में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो ये कहानी में कौन थे, ये लोग जो है छोटे मोटे क्या थे, जमींदार थे। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और आगे भी हम कोटा का जो है लेक्चर्स लेते आएंगे, लेकिन थोड़ा हमको समय दीजिए, सारा डिटेल में भी आपको डिस्कस करवाएंगे ये सारा चीज़। ठीक है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो है प्रकोप बढ़ रहा है, तो हो सके जो एग्ज़ाम जो है 2-3 महीना और डिले हो जाए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो है आपको कोटा का जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी हम सार पढ़ रहे हैं, और कुछ दिन के बाद जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे सारा चैप्टर से रिलेटेड। कहानी का सार आपको पता चल गया, जो क्वेश्चन यहाँ पर छूट जा रहा है, या जो चीज़ आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर छूट जा रहा है, वो सारा चीज़ हम जो है एमसीक्यू में डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।